सभी भारतवासियों को संविधान दिन के उपलक्ष्य में मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और भारत के बाहर में रहने वाले जो अनिवासी भारतीय हैं उनको भी संविधान दिन की मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। साथियों, हमारा संविधान आप सभी को पता है कि सन 1950 को लागू हुआ और सन 1950 से लेकर, हम तारीख के विस्तार में नहीं जाएंगे, हम 1950 से लेकर आज 2020 तक का जो कालखंड रहा है तो 70 साल पूरे हुए हैं। इस 70 साल में हम यदि सही मायने में इस देश की आर्थिक नीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, इन सभी के बारे में अगर देखते हैं तो हमें गहराई से चिंतन करने की ज़रूरत है। और चिंतन करते हुए हमें एक बात को समझना होगा कि संविधान के पहले या किसी भी देश का संविधान बना उसके पहले वहाँ पर एक राजाशाही अस्तित्व में थी। भारत में भी कई राजाएं आए, उन्होंने अपना राज कारभार बनाया, राज कारभार किया और एक उत्तराधिकारी, एक राजा अगर जाता है तो दूसरा राजा भी उसका उत्तराधिकारी बनता था। फिर जो कोई जाता है तो उसका ही वंशज उसका उत्तराधिकारी बन के राजा कह के वो सामने आता था। कहने का मतलब यह है कि एक राजा गया तो दूसरा राजा आता था और जनता को राजा चुनने का अधिकार नहीं था। भारत में जब से संविधान लागू हुआ वो राजाशाही खत्म हो गई और हमारा राजा, ये प्रतीकात्मक शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, हमारा राजा कौन बनेगा ये चुनने का अधिकार जनता को आया। तो जनता डिसाइड करेगी, इस देश की जनता डिसाइड करेगी कि हमारा प्रतिनिधि कैसा हो, हमारा राजा कैसा हो। इसके पहले वो अधिकार जो आज है वो नहीं था। तो जनता हमारा राजा किस तरीके का होना चाहिए, ये इतना मौलिक अधिकार भारत के संविधान ने इस देश की जनता को दिया। और आज हम 70 साल में देखते हैं तो इस 70 साल के कालखंड में बेरोजगारी कतई कम नहीं हुई, बढ़ती ही जा रही है। इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी वो भी कम नहीं हुई, वो बढ़ रही है। तो भारत के संविधान को क्या अपेक्षित था? भारत के संविधान को आर्थिक लोकतंत्र मजबूत करना अपेक्षित था और अपेक्षित है। इस आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत नहीं किया, उसकी वजह से आज इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी कई एक्सटेंट तक बड़े पैमाने पर बढ़ गई। अब आर्थिक लोकतंत्र को अगर सही मायने में संविधान का अमल करके सही मायने में एक ऐसी आर्थिक नीति बनाई गई रहती जिसमें एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो निजी क्षेत्र हो या चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो, हर एक सेक्टर में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, पर्याप्त प्रतिनिधित्व अगर दिया गया रहता तो आज इस देश की जनता में, जैसे शेड्यूल कास्ट के हो या शेड्यूल ट्राइब के हो या ओबीसी हो या अन्य कोई भी हो, तो जितनी भी कैटेगरीज संविधान द्वारा डिफाइन की गई है वो सभी कैटेगरीज का उसके संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व रहता था। जब संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व रहता था तो डेफिनेटली सभी लोगों को हर एक सेक्टर में उसकी भागीदारी मिल सकती थी, जो आज नहीं मिली है। रही बात रिजर्वेशन की या रिप्रेजेंटेशन की, तो रिप्रेजेंटेशन या रिजर्वेशन आज के तारीख में अगर सही मायने में देखा जाए तो वो नहीं के बराबर हो गया। कैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र जो सरकारी प्राधिकरण थे वो सार्वजनिक क्षेत्र पूरी तरह से समाप्त हो गए, उसका पूरी तरह से कन्वर्शन जो है वो प्राइवेट सेक्टर में किया गया।
और प्राइवेट सेक्टर में आज के तारीख में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया नहीं है और इसी के कारण अप्रत्यक्ष रूप से रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया गया। इसका परिणाम ये होगा कि लोगों की जो परचेसिंग कैपेसिटी है, जो क्रय शक्ति है, वो अपने आप ख़त्म हो गई। जिसके पास जो कुछ भी था वो भी समाप्त होने जा रहा है और आप सभी हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आज किसान लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, इतने बेकार दिन आ गए हैं। बहुत सारी जो कंपनियां हैं, कई सारी जो ढेर सारी कंपनियां हैं, वो बंद होने की कगार पर है। तो ये आर्थिक नीति जो है एक सही ढंग से होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। सामाजिक लोकशाही की हम अपेक्षा करते थे, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो राज्य सरकार को निर्देश देती है, ये निर्देश एक प्रकार का आदेश है जो पार्ट 4 में भारत के संविधान में लिखा गया है। तो निर्देश देती है कि इस देश में इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए सरकार ने प्रयास करने चाहिए। सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रयास करने चाहिए। तो 70 साल में सामाजिक लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पाया। देश की जनता आज भी अलग अलग समस्याओं से जूझ रही है। आज देश के लोगों में बंधुता का अभाव है, समता का अभाव है, न्याय भी लोगों को ठीक तरीके से नहीं मिलता, ये वास्तव है। तो जब तक इस देश की जनता के अंदर संविधान के संदर्भ में जागृति नहीं निर्माण होगी, तब तक इस देश में बंधुता और समता और न्याय बराबर सभी लोगों को मिलेगा ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए हमने किस चीज़ को प्रायोरिटी देना चाहिए? हमने सबसे पहले देश को प्रायोरिटी देना चाहिए और सबसे पहले देश को प्रायोरिटी देते हुए हमारे जो भी निजी धर्म हो या जात हो उसको सामने नहीं लाना चाहिए। हमने एक इंसान के तौर पर देखना चाहिए और संविधान ये भारत का मौलिक दस्तावेज है, जिसके आधार पर हर एक व्यक्ति को एक शक्ति प्रदान करता है, उसको एक सम्मान से जीना सिखाता है। जो पहले कभी अधिकार नहीं थे, जो अधिकार विहीन बहुत सारा जो वर्ग था यहाँ पर, उसको अधिकार संपन्न भारत के संविधान ने बनाया। तो अधिकार संपन्न तो बनाया, लेकिन क्या वास्तव में 70 साल में उनको वो अधिकार प्राप्त हुए, इस पर चिंता की ज़रूरत है। इसीलिए सभी नागरिकों ने संविधान क्या है उसको पढ़ना चाहिए, उसका इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए और जितनी बड़े पैमाने पर हो सके उतने बड़े पैमाने पर जन जागृति भी करनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा इस बात पर अगर गौर से देखते हैं कि संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व इस देश की भलाई के लिए, इस देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हर एक सेक्टर में हम जब टैलेंट की बात करते हैं तो सभी वर्ग के लोगों में बहुत सारा टैलेंट है, ये वास्तव है। प्रॉब्लम ये है कि उसको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। वो प्लेटफॉर्म देने का काम एडिकेटिव रिप्रेजेंटेशन करता है। तो जब तक किसी व्यक्ति को, किसी नागरिक को उसको उसका टैलेंट दिखाने का प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, तब तक उसका विकास भी नहीं होगा, समाज का विकास नहीं होगा और देश का विकास नहीं होगा। इसलिए संख्या के अनुपात में, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो या अन्य कई माइनॉरिटीज़ हो या अन्य कई हो, इनको संख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन हर एक सेक्टर में मिलना जरूरी है। इतना ही नहीं तो रिजर्वेशन इन प्रमोशंस की हम जब बात करते हैं तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी उतना ही ज़रूरी है जितना एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है। इसलिए देश के लोकतंत्र को अगर मजबूत बनाना है तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी होगी कि हम संविधान के बारे में जागृति निर्माण करें। और संविधान के बारे में जागृति निर्माण करते वक्त हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पर व्यक्ति पूजा या विभूति पूजा बीच में नहीं आनी चाहिए। साथियों,
व्यक्ति पूजा या किसी के प्रति आदर भाव करना ये ठीक है, लेकिन किसी के प्रति आदर भाव करते हुए अपना पूरा स्वातंत्र्य अर्पण करना ये तानाशाही की निशानी हो सकती है। इसीलिए हमें व्यक्ति पूजा से कोसों दूर रहना है, वो ज़रूरी है। और मैं और फिर से एक बात ज़रूर कहूँगा कि भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमें सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत बनाना होगा। और ये शासन या प्रशासन की जिम्मेदारी है कि देश के लोगों में बंधुता का निर्माण करे, समता का निर्माण करे, सबके लिए समान न्याय हो और सभी के लिए रोजगार के समान अवसर हो। इस तरीके की चीज़ें अगर होती है तो निश्चित रूप से एक भारत दुनिया में एक सर्वश्रेष्ठ देश और सबसे आगे जाने वाला देश हो सकता है। साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत बड़े पैमाने पर विकसित हो सकती है, कृषि क्षेत्र हो सकता है, सभी को समान अवसर मिलना ज़रूरी है। इस तरीके की लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जो एक मौलिक अधिकार हमारे भारत के संविधान ने हमको दिया है वो है राइट्स ऑफ वोट्स, मत का अधिकार। ये मत का अधिकार एक ऐसा मौलिक अधिकार है कि जनता अपने मत के अधिकार के आधार पर हमारा शासक कौन रहेगा उसको सही ढंग से सही मायने में चुन सकती है। लेकिन हम दुर्भाग्यवश मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमने 70 साल में, आज़ादी के 70 साल में या संविधान के 70 साल में हम अगर यदि देखते हैं तो वोट्स का अधिकार, मत का जो अधिकार है, मताधिकार जिसको हम बोलेंगे, तो मत का जो अधिकार है वो अधिकांश लोगों को समझ में ही नहीं आया। और इसीलिए 5 साल के बाद में जब कोई चुनाव आता है तो चुनाव करने के वोटिंग करने के लिए सेंटर पर जाते हैं और बिना सोचे समझे वोट को दे देते हैं। कई सारे वोट मिलाने के तरीके आप सभी को पता है, उसका उल्लेख करना यहाँ ज़रूरी नहीं है। तो इसमें जो वोट का अधिकार है इतना मौलिक अधिकार है कि जिसमें हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हमारे जो सभी मौलिक अधिकार है, हमें हमारी सभी जो मानवीय मूल्य है वो सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगी, इस सोच को देश की जनता ने विकसित करना चाहिए और सोच समझकर मत के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो जो आज तक होते आया है कि बिना सोचे समझे किसी के कहने पर वोटिंग किया जाता है और बाद में जनता खुद होकर पछताती है कि इस तरीके का विकास नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बेरोजगारी बढ़ गई, बहुत सारी समस्याएं बढ़ गई। तो इस तरीके से जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो लिखा है वो जनता ने पढ़ना चाहिए और चुनाव के समय में जनता ने वो जो प्रत्याशी होते हैं उनको पूछना चाहिए कि क्या सामाजिक लोकशाही एस्टेब्लिश करने के लिए आपने आज तक कौन सा प्रयास किया, आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आपने आज तक कौन सा प्रयास किया, कितने आज तक हॉस्पिटल खुलवाए, कितनी नई नई संस्थाएं एजुकेशन के संबंध में बनवाई। तो इस तरीके के सवाल जो है वो डेफिनेटली जनता ने प्रत्याशी को पूछना चाहिए और सोच समझकर वोटिंग करना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारी कई पीढ़ियों से है। आने वाली पीढ़ियों का जो विकास है उससे है। तो इसलिए जो राइट्स ऑफ वोट है, जो मौलिक अधिकार है, उसकी वैल्यू आप लोगों को पता है, चाहे वो गरीब हो या श्रीमंत हो या कोई भी हो, सबके वोट्स की वैल्यू एक होती है। सो 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये इतना मौलिक अधिकार भारत के संविधान ने दिया है। कई सारे देशों में वोट का अधिकार मिलाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, भारत में ऐसा संघर्ष आज तक किसी ने नहीं किया। और वो संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने राइट्स ऑफ वोट सभी को दिया है, लेकिन उस वोट की वैल्यू को हमें आगे, आज तक तो नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन आगे चलकर समझना होगा। और सही मायने में जितने भी इस देश की बहुसंख्यांक जनता है, बहुजन समाज है, तो इस देश के बहुजन समाज ने एकजुट होकर
मिलकर अपने वोट्स का सही इस्तेमाल करना चाहिए। वो इसलिए करना चाहिए कि डेमोक्रेसी की जब हम व्याख्या करते हैं, हम जब लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, तो लोकतंत्र का जो बेस है वो बहुमत है। जिसका बहुमत ज़्यादा होगा, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी, वो शासक बनेगा। आज हम अगर इस बात को माइन्यूट तरीके से देखते हैं, बहुत ही माइक्रो लेवल पर देखते हैं, तो बहुसंख्यांक जो जनता है, भारत का जो बहुजन समाज है, वो सत्ता से वंचित है। तो भारत के बहुजन समाज के लोगों ने इस बात पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर डेमोक्रेसी का सिद्धांत जनसंख्या है, बहुमत है, तो बहुजन समाज के लोगों ने अपना बहुमत बनाकर, खुद का बहुमत बनाकर एक बार तो भी देश के शासक जरूर बनने चाहिए और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बहुत ही मजबूत बनाना चाहिए। राजकीय लोकतंत्र तो है, बट सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत बनाए बगैर राजकीय लोकतंत्र बहुत ज़्यादा दिन तक सही मायने में नहीं टिक सकता। इसलिए साथियों, हमारे महापुरुषों ने कड़ी मेहनत से इस लोकतंत्र को विकसित किया है। उसको बरकरार रखना, उसको मजबूत बनाना, वो सभी हमारे हाथ में है। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आप इस डायरेक्शन में सोचेंगे और संविधान के संबंध में जागृति करेंगे, ताकि एक संविधान के निर्माताओं को जिस तरीके की देश की डेवलपमेंट की अपेक्षा थी, वो अपेक्षा पूरा करने का जो काम है, जो दायित्व है, वो हमारा है। तो निश्चित रूप से आप इसको करेंगे, ये आशा करता हूँ और मैं यहीं पर रुकता हूँ।